नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनीशन डिस्कस की थी और ये जाना था कि वाई द लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग अ लाइफ। नाउ वी विल डिस्कस इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 95. So in text questions of page 95. First question is, why is diffusion insufficient? Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement? To meet the oxygen requirement of multicellular organism. Like humans. What does it mean by diffusion? Diffusion का मतलब क्या होता है? So, diffusion is movement of particle from higher concentration to lower concentration. जहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो वो धीरे धीरे अगर इस तरीके से मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती की स्मेल है, वो धीरे धीरे रूम में फैल जाती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऐसा ही क्यों नहीं हमारी बॉडी में हो सकता कि स्किन से सीधे ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज़ हो और सारे ऑर्गन तक पहुंच जाए। हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्यों आवश्यकता होती है? वाई डू वी नीड सच ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल? क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए ही। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन फूड एंड एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम इट। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए वाई डू वी नॉट डिपेंड ऑन डिफ्यूज़न? तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि वाई इज डिफ्यूज़न इनसफिशियंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म like humans, the oxygen of air will have to travel. Oxygen of air have to travel a large distance deep inside the body. And we need fast exchange of oxygen and CO2. So multicellular organism like human. So multicellular organisms like human need fast exchange of gases. Gases, that is receiving oxygen from atmosphere and exhaling out, या ये कह सकते हैं releasing CO2 to atmosphere. So that is receiving O2
and releasing out CO2। इस तरीके का एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन में होता है। सो फास्ट एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि हम लोग दौड़ सकते हैं। हम लोग पेड़ पौधे तो नहीं है कि खड़े रहें, हमें बहुत धीमे धीमे ऑक्सीजन मिलती रहे। हमें लार्ज रेट में एनर्जी डिसिमिनेट करनी पड़ती है। जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो भी बहुत फास्टर रेट में होना चाहिए। बट diffusion is a very slow process. Diffusion is a very slow process. डिफ्यूज़न एक बहुत स्लो प्रोसेस है। आप ये भी मन में सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लें और लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन धीरे धीरे डिफ्यूज़ होती रहे और फीट तक पहुंच जाए। क्योंकि फीट में भी सेल हैं, उनको भी अपने लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करने हैं, मेंटेनेंस करने हैं। तो लंग्स से फीट तक धीरे धीरे वो डिफ्यूज़ होते होते चली जाए, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन रिच होगी। लेकिन ऐसा होने में और फीट तक पहुंचने में 2.5 साल लग जाएगा, और हमारे जो फीट के सेल्स हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि सेल्स इतना ज़िंदा रह ही नहीं सकते। 10 मिनट तक ज़िंदा रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, इससे ज़्यादा नहीं ज़िंदा रह सकते। तो इस तरीके से वेरी स्लो प्रोसेस है। सो it cannot meet the oxygen requirement of all cells in body. It cannot meet the oxygen requirement of all cells in body। तो उसके लिए हमारी बॉडी में ब्लड में एक आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। सो इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो वो लंग्स से पकड़ता है ऑक्सीजन को और सेल पे जाके छोड़ देता है। उसका यही काम है, बार बार लंग्स पे आना, ऑक्सीजन को पकड़ना और सेल पे जाके हर सेल के पास छोड़ के आ जाना, जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उसका दूसरा नाम होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है और इसमें आयरन की कंटेंट होती है। तो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। देयर इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको कि मैं हीमोग्लोबिन कह रहा हूँ। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब कण होता है या पार्टिकल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ऐसे पार्टिकल जो कलर्ड होते हैं उनको कलर्ड पिगमेंट कहा जाता है। सो हीमोग्लोबिन है। इज प्रेजेंट इन ब्लड which acts as oxygen carrier and fulfill the oxygen requirements of cell, which acts as oxygen carrier, वही ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। तो हमने ये बात बता दी कि it picks up ऑक्सीजन फ्रॉम पल्मोनरी साइट। पल्मोनरी साइट का मतलब लंग्स, लंग्स को पल्मोनरी भी कहते हैं। तो इट पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम, कहाँ से लेता है, फ्रॉम लंग्स। लंग्स को आपकी बुक में कई जगह पल्मोनरी साइट भी कहा गया है। पल्मोनरी साइट यानी किस जगह से उठाता, तो वहाँ से ऑक्सीजन उठा लेता है and releases it at cellular site। और कहाँ छोड़ देता है, releases it at cellular site, और वहाँ छोड़ देता है। तो हमने ये बात कही कि डिफ्यूज़न से काम बन नहीं सकता, क्योंकि 2.5 साल लग जाएंगे अगर डिफ्यूज़न के उसमें रहेंगे। एंड द ऑक्सीजन कैन नॉट रीच टू ऑल ऑर्गन। और जो हमारी बॉडी से CO2 निकल रही है, तो CO2 अगर रिलीज़ ना हुई बॉडी के बाहर
तो हमारी बॉडी कचड़ा घर बन जाएगी और 2.5 साल तक अगर कोई भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या वेस्ट सब्सटेंस बॉडी में रहेगा तो बॉडी डिग्रेड हो जाएगी। तो CO2 का निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरीके से जो एक्सचेंज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है एंड ओनली डिफ्यूज़न कैन नॉट मीट सच ये है हमारा रिक्वायरमेंट, उसको डिफ्यूज़न नहीं मीट कर सकता। दूसरी बात कही गई है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो इस क्वेश्चन को हमने करा दिया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, वेदर समथिंग इज अलाइव। तो ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया जा चुका है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। सो क्या क्या रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं और ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आते हैं। सो प्लांट्स क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर वो CO2 लेंगे एटमॉस्फेयर से और वाटर लेंगे रूट के थ्रू, तो इस तरीके से वो खाना बना लेंगे और C6H12O6 बना लेंगे और ऐसा वे सनलाइट में करेंगे और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करेंगे जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है ना, और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देंगे और साथ में 6H2O भी रिलीज़ करेंगे। इस तरीके से ये काम करेंगे। तो प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी चाहिए उनको, एंड इसके अलावा हमको मिनरल्स भी देने पड़ते हैं। ज़मीन में प्लांट्स उगाते हैं तो बहुत सारी यूरिया डालनी पड़ती है या मैन्योर डालने पड़ते हैं। तो प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, ये सब चाहिए, मिनरल। तो ये जो हमने आपको प्रोसेस बताया, तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। तो ऐसा करने के लिए वो CO2, वाटर और मिनरल भी चाहिए, नहीं तो इम्यून सिस्टम कैसे होगा उनमें, फिर वो सड़ जाएंगे, उनमें कीड़े लग जाएंगे। सो मिनरल्स भी चाहिए। क्यों, क्योंकि मिर्ची में जिंक होता है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो वो सब मिनरल्स कहाँ से आएंगे, वो ज़मीन से ही उनको लेना पड़ेगा। ऐसे ही पॉमग्रेनेट, अनार में आयरन होता है। तो जो अलग अलग सब्जियां हैं उनमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल्स हमें सप्लाई करने पड़ेंगे। सो एंड मिनरल्स फ्रॉम, ये सब कहाँ से लेते हैं, along with sunlight, along with sunlight to prepare their own food, to prepare their own food by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis. As they prepare their own food, so they are also called autotrophs. तो वो खुद खाना बना सकते हैं तो उनको ऑटोट्रोप्स भी कहा जाता है।
अच्छा, ये तो बात हुई प्लांट की, फिर एनिमल क्या करते हैं? एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे टेक द प्रिपेयर फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स। जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, सो दे टेक इट विद इन देम एंड डाइजेस्ट देम। तो उनको रॉ मटेरियल के तौर पर बाहर से, एक तो ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, पानी भी पीना पड़ेगा क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, और तीसरा फूड चाहिए। सो एनिमल्स क्या करेंगे? ये बात तो मैंने प्लांट्स के लिए कही। सो एनिमल्स यूजेस, ठीक है, तो ये बात जो मैंने कही प्लांट्स, तो वो हुए ऑटोट्रोप्स, जो खाना अपना खुद बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोफ्स ये भी कहा जा सकता है, जो खाना खुद बना ले। अच्छा, तो हीट्रोट्रोफ्स क्या करते हैं? दैट इज हीटेरोट्रोफ्स, लाइक एनिमल। जो खाना न बना पाए वो सब हीट्रोट्रोफ हैं, किसी न किसी तरीके से डिपेंड रहे दूसरे पर, वो सब हीट्रोट्रोप्स हैं। सो हीट्रोट्रोप यूज आउटसाइड रॉ मटेरियल, ये दे कैन नॉट प्रिपेयर their own food, their own food like autotrophs। ये ऑटोट्रोप्स की तरह या प्लांट्स की तरह खाना नहीं बना पाते, सो दे टेक, इसलिए वो क्या करते हैं? सो दे टेक रेडी मेड ऑर्गेनिक फूड, सो दे टेक food prepared by plants, prepared by plants, ठीक है। या फिर और अदर एनिमल्स, या एनगल्फ अदर एनिमल्स, ईट अदर एनिमल्स, क्योंकि या तो वो प्लांट खाएंगे या फिर क्या करेंगे? ईट अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स, और for their nutritional requirement या needs। in addition to it, इसके अलावा, in addition to it, they take oxygen and water from outside environment। water भी चाहिए, जानवर भी पानी पीते हैं, and water from outside environment। ये सारी चीज़ें करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? जीवन को चलाने के लिए किन किन प्रोसेसेस की, प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है? सो व्हाट प्रोसेसेस would you consider essential for maintaining life? So the various life processes for essential for maintaining life are essential for maintaining life are nutrition, respiration,
ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन चाहिए हमें, रेस्पिरेशन भी चाहिए, सांस भी लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल्ड ग्रोथ भी होनी पड़ेगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट भी चाहिए बॉडी में जिससे कि हम सूटेबल एनवायरनमेंट में रह सकें, मूवमेंट भी चाहिए, एंड रिप्रोडक्शन. सो दीज लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल, जिससे कि लाइफ चलती रहे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत होती है. नाउ वी विल कम टू न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण. सो let us come to first life process that is known as nutrition. Now food is a kind of fuel which provides energy to all living organism. So all organism need one or other kind of material for their nutritional need. प्लांट्स को भी कुछ ना कुछ बाहर से चाहिए होता है, खाना बनाते हैं, फिर उसी से वो अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं. और इस तरीके से जो हीट्रोट्रोप्स हैं, जैसे हम लोग जो अपना खाना नहीं बना सकते, फूड वी कैन नॉट प्रिपेयर अवर फूड, वी ऑल्सो नीड न्यूट्रिशन. तो सबको न्यूट्रिशन चाहिए. सो वी नीड फूड फॉर आवर एनर्जी नीड्स. सीधी सी बात, हमको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फूड चाहिए. सो एंड फूड इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस. फूड क्या है, उसमें कार्बन अवश्य होता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब है कि जिसमें कार्बन हो. सो वी ऑल नीड फूड फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो जरा देखें, we all need food for our energy requirement. प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं उसका 10% वो अपने रेस्पिरेशन या एनर्जी नीड्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, 90% वो स्टोर करके रखते हैं, उसी 90% को हम लोग खा लेते हैं. तो वो हमारे लिए तो खाना नहीं बनाते हैं, बट वो अपने लिए स्टोर करते हैं. बट हम लोग ह्यूमन बीइंग है, लोकोमोट कर सकते हैं, तो उनका वो खाना ले लेते हैं. सो लेकिन सभी को खाने की ज़रूरत है, तो जो प्लांट्स लोग खाना बनाते हैं उसका 10% वो यूज़ कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज न्यूट्रिएंट. हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट क्या है जिसको कि हम लोग लेते हैं अपनी एनर्जी नीड्स के लिए. सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट. Nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding. Which an organism obtain from its surrounding, जो कि हम अपने चारों ओर से पालें. सो किस लिए पालें. एंड यूजेज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड यूजेज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. हमने पहले भी बताया आपको कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं बिना एनर्जी के नहीं चल सकते. विदाउट एनर्जी दे कैन नॉट रन. सो फॉर एवरी लाइफ प्रोसेसेस एनर्जी इज एसेंशियल, एंड फॉर दैट एनर्जी नीड वी टेक समथिंग और सम सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग. और वो जो सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो कार्बन बेस्ड सब्सटेंस है.
तो जो सब्सटेंस हम बाहर से लेते हैं उसमें कार्बन अवश्य है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो कार्बन बेस्ड सब्सटेंस है, उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाना चाहिए। सो एंड यूज्ड, इट इज़ यूज्ड, ऑर्गेनिक क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि वो प्लांट्स में पैदा होता है, प्लांट खुद ही एक ऑर्गेनिज्म है। तो जो चीज़ किसी ऑर्गेनिज्म में पैदा हो, जैसे प्लांट से पैदा हो, तो हम उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे, क्योंकि प्लांट से पैदा हो रहा है। और वैसे भी प्लांट जिससे जो भी ले रहा है बाहर से, वो सिंपल सब्सटेंस ले रहा है, CO2 लेता है, वाटर लेता है, वो तो खैर रॉ मटेरियल हुए, लेकिन जो हम लेते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसे ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब जरा देखें तो न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड as the substance which organism obtain from its surrounding and uses it as a source of energy or for biochemical reactions going on within our body, या फिर हमने आपको बताया था हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन जो किसी बायोलॉजिकल यानी जिंदा व्यक्ति में केमिकल रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस विच आर केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग विद इन अवर बॉडी आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कुछ और नहीं होता, वो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म है, तोड़ना प्लस जोड़ना। दैट इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन एंड सिंथेसिस। तो या तो वो एनर्जी नीड्स के लिए करता है या फिर ब्रेकिंग एंड मेकिंग के लिए यूज़ करता है। तो वो सब्सटेंस जो लेता है इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, या तो फॉर एनर्जी नीड्स के लिए, दौड़ने भागने के लिए, या अपनी ग्रोथ के लिए, या किसी और चीज़ के लिए, अपने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। सो फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring within our body, occurring within body, तो ये चीज कहलाती है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? जैसे कि एग्जाम्पल हो गया प्रोटीन, प्रोटीन हो गया जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट हो गया। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिएंट हो गया। इसके अलावा फैट, फैट को लिपिड भी कहते हैं, लिपिड का मतलब ऑयल, तो फैट हो गया, लिपिड हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? दैट इज मिनरल्स, मिनरल्स भी हो सकता है जो इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड विटामिन्स। तो ये सारी चीज़ें हम लेते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स में आती हैं, दैट वी टेक फ्रॉम सराउंडिंग फॉर आवर एनर्जी नीड्स। जैसे कि हम इनमें से एक एक करके चीज़ें देखें, लाइक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? सो कार्बोहाइड्रेट is made up of carbon, hydrogen and oxygen. It is made of carbon, hydrogen and oxygen. यही तीन चीज इसमें होगी। It is source of energy. It is source of energy. ये source of energy है। जैसे C6H12O6, जैसे C12H22O11, तो इसको कहेंगे ग्लूकोज। ये फ्रूट्स में पाया जाता है, जो भी फ्रूट खाओगे उसमें ग्लूकोज रहेगा। और इसको कहेंगे सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब केन शुगर, जो हमारे घर में चीनी होती है ये वही है। सो दैट इज केन शुगर। ये सारी चीज़ हो गई, ये कार्बोहाइड्रेट है।
और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ये भी हो सकता है C6H10O5 टू द पावर n, जहाँ पर n की वैल्यू 1000 हो सकती है। यानी इतने पार्टिकल एक साथ मिल जाएं, 1000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसको कहते हैं स्टार्च, जो कि आलू में, चावल में पाया जाता है। सो पोटैटो में ये सब पाया जाता है स्टार्च। ये तो प्लांट क्या करते हैं कि कुछ न कुछ एनर्जी अपने में रिजर्व रख लेते हैं, तो वो स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व रख लेते हैं, तो स्टार्च भी कह सकते हो इसको। तो इस तरीके से अब कार्बोहाइड्रेट है। जैसे किसी भी बच्चे को अगर बचपन से कार्बोहाइड्रेट देते रहो, ग्लूकोज देते रहो, चीनी देते रहो, तो उसको एनर्जी मिलती रहेगी, लेकिन वो जितना बड़ा है सिर्फ उतना ही बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, सेल वॉल है, वो सब प्रोटीन और लिपिड की बनती है। अगर आप उस बच्चे को प्रोटीन नहीं दोगे, लिपिड नहीं दोगे, तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले 9th क्लास में कि सेल वॉल किसकी बनी होती? प्रोटीन और लिपिड की। तो वो बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, उतने ही बड़े में बस वो खेल कूद करता रहेगा और एनर्जी मिलती रहेगी। और थोड़ी दिन बाद जब उसकी सेल का रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं होगा, सेल तो फ्रेइंग है, टूटती रहेंगी, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होगा, तो थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझना चाहिए, जिसमें कार्बन हो, और हाइड्रेट का मतलब जैसे कार्बन और H2O का 6 टाइम का फार्मूला, H2O लिखो और इसमें इंटू 6 कर दो, यही आएगा कि नहीं? यानी गीला कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। खैर जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी का सोर्स है। तो हर स्टेज के लोगों को कार्बोहाइड्रेट अवश्य चाहिए। अच्छा, ओल्ड एज में तो कार्बोहाइड्रेट ही दो, क्योंकि ग्रोथ तो होनी नहीं है। तब जब आदमी डिग्रेड होना लगता है, डीजेनरेट होना लगता है, तो ऐसे केस में हम उसे दलिया खाता है, खिचड़ी खाता है। सो कार्बोहाइड्रेट से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। लेकिन जो ग्रोइंग एज है उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जिससे कि ग्रोथ बढ़ती रहे, नए नए सेल जनरेट होते रहें। सेल को बनाने में जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने में प्रोटीन का बहुत योगदान होता है। तो हमने यहाँ ये बात देख ली कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के होते हैं, जिसमें एक क्या होता है, चूंकि कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है तो इसलिए इसको कहेंगे मोनो शुगर। ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है, और ये इसका जस्ट डबल हो गया। इसको कहेंगे डाई शुगर, और ये इसका 1000 गुना हो गया इसी का, तो इसको कहेंगे पॉली शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके का है। वो कौन से 3 तरीके हैं? सो कार्बोहाइड्रेट इज ऑफ 3 टाइप्स। जैसे देखें, एक होता है मोनो शुगर, मोनो शुगर, या मोनोसैकेराइड, सैकेराइड शुगर कोई कहते हैं। और दूसरा हुआ डाई शुगर, डाई सैकेराइड। और तीसरा हुआ पॉली शुगर, यानी उसमें बहुत सारे मोनो शुगर के टाइप्स हों। मोनो शुगर है C6H12O6, जो किसी भी फ्रूट जूस में पाया जाता है, तो वो मोनो शुगर है। और डाई शुगर है जब C6, जैसे हमने आपको बताया C12H22O11, और ये क्या है C6H10O5, और कंडेंस हो जाए, सब मिल जाए एक साथ, सब चिपक जाए, बॉन्डिंग बना ले और N हो जाए, तो उसको कहते हैं पॉली शुगर। इसका नाम है स्टार्च। इसी का नाम है। स्टार्च जो होता है वो प्लांट में स्टोर्ड होता है, तो स्टोर्ड फूड इन प्लांट, एज ए स्टोर्ड फूड, तो उसको क्या कहेंगे? स्टोर्ड फूड इन प्लांट। ये बिल्कुल भी वेट नहीं होता, स्टार्च सूखा होता है। जैसे गेहूं के अंदर स्टार्च है, जैसे कि इसके अंदर उतना वाटर नहीं होगा, जैसे राइस के अंदर स्टार्च है।
पोटैटो भी सख्त होता है तो उसमें स्टार्च है, तो स्टार्च इन सब में है। तो ये स्टोर्ड फूड के रूप में प्लांट में रहता है। और जो बिल्कुल करंट रिक्वायरमेंट को तो ग्लूकोज पूरा कर पाता है। जैसे कि आप ये देखो कि C6H12O6 है और एक और C6H12O6 है। अगर इन दोनों में से वाटर रिमूव कर दो, तो वाटर कैसे रिमूव करोगे? इसमें एक ऐसा कोई चीज़ डालो जो वाटर हटाने वाला हो, वाटर रिमूव करने वाली चीज़ हो, उसको कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस तरीके के जो एजेंट हैं वो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और इनमें से पानी को रिमूव कर लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग का मतलब निर्जलीकारक, जो वाटर रिमूव कर दे। तो ये देखो C6 है तो C12 और H22 और O11 देख लो, होना चाहिए था H24, तो एक H2 कम हो गया, और O12 होना चाहिए ना, और एक O कम हो गया। क्या चीज़ होनी चाहिए थी? जरा जोड़ के देखो, C12H22O12, तो C12H24 होना चाहिए था, लेकिन H22 है, तो एक वाटर निकल गया और वो उड़ गया। तो इस तरीके से चीनी बनी। ये चीनी है, दिस इज केन शुगर, या इसको कहते हैं सुक्रोज। दिस इज केन शुगर, केन शुगर, या इसका दूसरा नाम है सुक्रोज, केमिकल नाम। तो इस तरीके से है। तो अब जरा देखो कि अगर दो मोनो शुगर में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो डाई शुगर बन जाएगी। ये क्या बन गया? डाई शुगर। और अगर बहुत सारी मोनो शुगर हो, सब में से एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकले, जरा देखो तो C6H12O6, इसके 1000 ले लो और इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और सब में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो, H2O निकाल ही लो, तो C6H10, H2 निकल गया तो H10 बचा, और O5, एक O भी निकल गया। और ये सब मिल के एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, एक बहुत बड़ा जाल बना लेंगे, एक चटाई बना लेंगे। सो दैट इज 1000, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा ये। तो इसको कहते हैं, दैट इज स्टार्च। ये चीज़ क्या कहलाएगी? स्टार्च कहलाएगी। जैसे हमने बताया किसमें किसमें स्टार्च होता है, पोटैटो स्टोर फूड है ना, सो पोटैटो, राइस, व्हीट, इनमें स्टार्च होता है। इसी से रिवाइव है जिससे साड़ी में कलफ किया जाता है। इसके अलावा यही फार्मूला है सेलुलोज का। सेलुलोज, सेलुलोज क्या? कॉटन। कॉटन भी स्टोर फूड है। कॉटन की साड़ी होती है तो कॉटन हम लोग नहीं ले पाएंगे, ये एक फूड है। अगर गाय जो है साड़ी चबा के खा जाए तो वो एनर्जी ले लेगी। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी जो फूड पाइप है वो छोटी है, जबकि गाय में 50 मीटर लंबी होती है, तो वो उसको पचा सकती है। सेलुलोज, और इस सेलुलोज होता है, सेलुलोज इसके अलावा जो घास है उसमें सेलुलोज होता है, तो वो सेलुलोज गाय पचा सकती है। वही सेलुलोज खीरे में भी है। तो हम जब खीरा खाते हैं तो हमें खीरे से एनर्जी नहीं मिलती, वो सिर्फ हमारे फूड पाइप को क्लीन करता है, एक रफेज का काम करता है। जबकि गाय और दूसरे जानवर खाएंगे जो हर्बीवोर हैं, जो सिर्फ घास खाते हैं, तो वो सब खाएंगे तो उसको पचा ले जाएंगे, उससे एनर्जी भी ले लेंगे। तो यही फार्मूला स्टार्च का भी है, यही फार्मूला सेलुलोज का भी है। अच्छा, आपको मालूम है कि हमारा लीवर क्या काम करता है? हमारे लीवर में भी फूड स्टोर रहता है। जैसे प्लांट में फूड कहाँ स्टोर रहता है? तो फूड स्टोर रहता है उसके फ्रूट्स में या उसके ट्यूबर में, जैसे पोटैटो हो गया ज़मीन के अंदर, और कुछ हो गया, कैरेट हो गया, रैब, और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें हो गई, रेडिश हो गया, तो उन सब में स्टोर रहता है। तो प्लांट में फूड या तो फ्रूट्स में होगा या ट्यूबर ज़मीन के अंदर होगा। इसी तरीके से सेलुलोज में भी यही फार्मूला है, कंडेंस्ड फूड, जिसे हम पॉलीशुगर कह रहे हैं। अच्छा, हमारे अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो लीवर में रहता है, और वो किस रूप में रहता है? इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
ये देखो, तो ये भी उसका भी यही फार्मूला है। सो इन आवर बॉडी इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसका भी यही फार्मूला है। एनिमल में ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे अंदर रहता है, वो लीवर में। सो इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, लीवर में रहेगा। तो जो भूकंप में दबे रहते हैं महीने महीने तक जिंदा रहते हैं, तो इसी स्टोर्ड फूड की वजह से वो जिंदा रह पाते हैं, वो उसको एनर्जी देता है। अच्छा, बात हमने कह दी कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के हैं। मान लो अगर आपने ग्लूकोज खाया और पानी पी लिया, तो आपने ग्लूकोज खाया तो C6H12O6 खाया, ठीक। और इसके बाद आपने सांस ली, और सांस लेने के बाद आपने पानी पिया, तो इससे क्या होगा, CO2 बन जाएगा, 6CO2, और 12H2O बन जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखी है ये रिएक्शन। तो ग्लूकोज खाने के 5 मिनट में ही आप दौड़ सकते हो, ये सब काम तुरंत हो जाएगा। ग्लूकोज खाओ, मोनो शुगर खाओगे तो इसको टूटने में देर नहीं लगेगी। मोनो शुगर मैं किसे कहता हूँ, ग्लूकोज, जो कि रेडीमेड फूड है। ग्लूकोज ग्लूकॉन डी है, बाजार में मिलता है, वही है ग्लूकोज। सो ग्लूकॉन डी, तुरंत कहते हैं ये जान में जान डाल दे पीते ही, तो तुरंत होता है, पीते ही तुरंत ही एनर्जी देगा। अगर आपने डाई शुगर खा ली तो C12H22O11, चीनी खा के नहीं दौड़ना कभी, चीनी खाकर 1 घंटे बाद दौड़ना, क्योंकि ये इसको तो पहले वाटर चाहिए, तब ये 2 ग्लूकोज बनाए, उसी में 1 घंटा लग जाता है इसको। तो C6H12O6 और प्लस C6H12O6, क्योंकि ये डाई शुगर है, सुक्रोज बोला था ना इसको। देखो, इन दोनों के मिलने से तो चीनी बनी थी। अब चीनी अगर आपने फाँक ली और सोचे दौड़ जाए, तो दौड़ना मत, क्योंकि वो एनर्जी नहीं देगी आपको। तो सबसे पहले वो पानी लेगी, और पानी लेके टूटेगी, और फिर उसके बाद अब इन दोनों को फिर से ये सब चीज़ें चाहिए, 6O2 प्लस 6H2O, इसको भी क्या चाहिए, 6O2 और प्लस 6H2O, तब जाकर ये क्या देंगे, यही सब देंगे, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी, और ये भी 6CO2 प्लस 12H2O और प्लस एनर्जी। तो इसलिए डाई शुगर खाने में 1 घंटे देर बाद दौड़ना, मोनो शुगर खाने के बाद या जूस पीने के बाद तुरंत दौड़ना, और अगर आपने आलू खा लिया है तो 4.5 घंटे बाद दौड़ना, क्योंकि उसको कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और आलू खाने के बाद आपको कितनी प्यास लगेगी, क्योंकि इनमें से बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए, 1000। तो गिलास पे गिलास पानी पीते रहना, तभी ये टूट के ग्लूकोज बना पाएगा वापस। पानी नहीं पियोगे तो ये जब ग्लूकोज ही नहीं बनेगा, तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो ज़रा ये भी देख लें, आपने आलू खाई तो 4.5 घंटे बाद, 4.5 आवर्स के बाद दौड़ना। तो C6H10O5 टू दी पावर, ये 100 है, टू होल टू द 100, और इसको क्या चाहिए, 1000 वाटर मॉलिक्यूल। 1000 वाटर मॉलिक्यूल लेगा तो सबका H2O जुड़ जाएगा, तो C6H12O6 बन जाएगा। तो 1000 C6H12O6 बनेंगे, और इसमें 4.5 आवर लग जाएगा। और फिर इसके बाद इसको अब क्या चाहिए, 6O2, ये देखो 6O2 लिखा है, तो ऐसा तो एक को चाहिए ना, तो अब ऐसे 1000 हैं, तो मैं सिर्फ O2 लिख देता हूँ और H2O, क्योंकि O2 और H2 चाहिए। और फिर आप सबसे मल्टीप्लाई करो, 6 एक को चाहिए, तो 1000 को 6000 चाहिए। उतना हम ना लिख करके सिर्फ इतना लिख रहे हैं। और फिर इससे क्या बनेगा बताओ, CO2 बन जाएगा, और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, और क्या बनेगा, एनर्जी बन जाएगी। तो ये रही बात कार्बोहाइड्रेट की।
कि कार्बोहाइड्रेट में मोनो शुगर, डाई शुगर और पॉली शुगर खाने के बाद हमें कैसे करना चाहिए, और सिर्फ इसमें कुछ रिमेनेंट नहीं बचता, ये हमारे सेल बनाने के काम में नहीं आती। CO2 निकल जाएगा रेस्पिरेटरी से और H2O निकल जाएगा यूरिन से, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो हमारी सेल बना सके या सेल का मेंटेनेंस कर सके। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी सिर्फ एनर्जी देने के काम में आती है, हमारे बॉडी को ग्रोथ नहीं दे सकती, हमारे सेल जो रप्चर हुए हैं उनका मेंटेनेंस नहीं कर सकती। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी का सोर्स हुआ करता है। सो दिस इज पॉली शुगर। तो ये बात हुई। रही बात, हमने आपको न्यूट्रिएंट्स में बताया कि प्रोटीन होता है एक, तो पहला न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट बताया आपको। अब दूसरा न्यूट्रिएंट देखो, जो कार्बोहाइड्रेट लिखा है उसको नंबर 1 डालो, क्योंकि ये पहला न्यूट्रिएंट है। अब दूसरा देखो, सो सेकंड न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करेगा, इन चीज़ों को इसलिए भी समझ लेना चाहिए क्योंकि अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम समझने जा रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ ये सब अभी आएंगे। सो वी शुड बी वेल फैमिलराइज्ड बिफोर रीडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। सो प्रोटीन, प्रोटीन कई तरीके के होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सो देखो प्रोटीन के काम क्या क्या हैं। सो दे एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हमारी बॉडी को शेप देते हैं। दे एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन, ठीक है। सो फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ हमें देते हैं, ठीक है। सो दे एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और दूसरा हार्मोनल प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन। इसके अलावा इनका काम क्या है, हार्मोनल प्रोटीन डिसाइड जेंडर, यानी हमारी बॉडी को सही शेप देते हैं। अगर एक गर्ल को गर्ल की बॉडी का शेप मिलेगा और बॉय को मैस्कुलिन बॉडी मिलेगी मसल वाली, तो वो अपने ग्रुप में अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेगा। तो इसी तरीके से जब हमारा हार्मोनल बैलेंस होगा बॉडी का, तो हम अपने दोस्तों के बीच अच्छे से उठ बैठ सकेंगे। और जिसका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है वो सब ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आते हैं, उनको तो समाज जीने भी नहीं देता, और काफ़ी पैसा खर्च करने पर इलाज भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा समाज उतना शिक्षित नहीं है। सो हार्मोनल प्रोटीन का मतलब गिव्स अस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सो गिव्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से जेंडर ग्रोथ देता है। और इसके अलावा होता है एन एंजाइमल प्रोटीन। एंजाइमल प्रोटीन क्या होता है, एंजाइमल प्रोटीन जो कि हमारे अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कराता है या बायोसिंथेसिस कराता है, फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। The reactions which are occurring within living beings are known as biochemical reactions। ये बात हमने आपको पहले भी बता दी थी, तो इसको चाहे तो आप लिख लें, The reactions which are occurring within living beings are called biochemical reaction। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एंजाइमल प्रोटीन, एंजाइम का मतलब समझो कि जैसे कभी आपको खाना पचाने में दिक्कत होती है तो हिंगोली या हाजमोला खा लेते हैं, उससे खाना जल्दी पच जाता है। तो वैसे हमारी बॉडी में
जो रिएक्शन होती हैं उनको कभी कभी स्पीड अप करना पड़ता है, कभी कभी स्लो करना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस को स्लो करना है या स्पीड अप करना है। ये सब काम है जो हमारे बॉडी के अंदर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिसाइड करता है कि कौन सी रिएक्शन कितनी तेज़ी से होनी चाहिए। शेर आ जाए तो दिल तेज़ी से धड़कने लगेगा, सो रहे हैं तो दिल धीमे धीमे धड़केगा। इसको कौन डिसाइड करेगा? एंजाइम। कि विच बायोकेमिकल रिएक्शन should takes place at which rate at which particular time at the time of emergency and at the time of peace। उन्हें किस किस रेट पर होना है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो कैटालिस्ट हैं उसको बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम को क्या कहते हैं? जो बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज या धीमा करते हों तो उनको कहते हैं बायो कैटालिस्ट। जैसे कि टीचर के आ जाने पर बच्चों में पढ़ाई तेज गति से होती है तो टीचर एक बायो कैटालिस्ट हुआ। लिस्ट विच इंड्यूसेस ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को जो प्रेरणा दें, स्पीड कम या ज़्यादा कर दें, दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। बच्चा पास होकर निकल जाता है, टीचर वहीं का वहीं रह जाता है। तो बायो कैटालिस्ट वो होते हैं, वो थोड़ा सा ही बॉडी में रहते हैं और वो पूरे खाने को पचाते रहते हैं, खाना आता जाता रहता है और वो वहीं के वहीं रहते हैं, बस उसको स्पीड देते रहते हैं। वो खुद किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, इसका ये मतलब नहीं 3 ही होते हैं। हमारी बॉडी में हजारों प्रोटीन हैं, बट उनके जो बेसिक टाइप्स हैं वो 3 तरीके के हैं। सिर्फ डाइजेशन में ही 200 तरीके के प्रोटीन, एमाइलेज, लाइपेज, इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स हैं। 200 प्रोटीन तो सिर्फ हमारे खाने के डाइजेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो हजारों प्रोटीन हमारी बॉडी में हैं जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो प्रोटीन पहला हुआ स्ट्रक्चरल, दूसरा हुआ हार्मोनल और तीसरा हुआ एंजाइम दैट इज बायोकैटालिस्ट जो कि स्पीड देता है। तो 3 तरीके के प्रोटीन हुए। तो हमने आपको बता दिया कि हार्मोनल प्रोटीन जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करता है, डिसाइड करता है, और स्ट्रक्चरल और जो हमें बॉडी को स्ट्रक्चर दे कि सारे बॉडी का शेप साइज सब ठीक से रखे, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और ये एंजाइम हो गया। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ये जो प्रोटीन है ये बॉडी को ग्रोथ दे रहा है, हमको डिस्क्रिमिनेट करा रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और रिएक्शंस को तेज करा रहा है। प्रोटीन बना किसका होता है? सो व्हेन हंड्रेड्स ऑफ एमिनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म प्रोटीन। ये बड़ी बात है। व्हेन hundreds of amino acids combine together they form protein। तो हंड्रेड्स ऑफ एमिनो एसिड जब कंबाइन कर जाएंगे तो प्रोटीन बनेंगे। जरा देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर COOH लगा है। जैसे आप एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो ये एक एसिड है। CH3COOH एक एसिटिक एसिड है, उसी तरह से एसिड है। और एक तरफ अमोनिया जुड़ा हो, अमोनिया NH3 होता है, लेकिन एक बॉन्ड तो इससे जुड़ा है तो NH2 ही जुड़ा हो सिर्फ, और एक OH। ये इसको कहते हैं एमिनो एसिड। एक तरफ अमोनिया और एक तरफ एसिड, ये हुआ एसिड और ये है एमिनो, अमोनिया। तो इसलिए अमोनिया पूरा नहीं है, एमीन है, क्योंकि एक बॉन्ड इसका टूट गया है। सो अमीन, अमोनिया बोला जाएगा जब NH3 होगा। तो इसका पूरा नाम है एमिनो एसिड। मेरा कहने का मतलब है जैसे बहुत सारे लेटर्स मिलकर, अल्फ़ाबेट्स मिलकर वर्ड बनाते हैं, वैसे ही जब 100 से ऊपर अमीनो एसिड एक साथ मिल जाएं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन फंक्शनल हो सकता है, वही हमारी बॉडी में कुछ काम करने लायक होता है। अगर 50-60 अमीनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं तो वो नॉन फंक्शनल है, वो कुछ काम नहीं करेगा। जैसे इसी के बगल में एक और अमीनो एसिड लिखो,
बिल्कुल वही चीज़ लिख दी है। हाँ, उलट के लिख दी है तो वो तो घुमा दो, तो घुमाने से तो पलट दो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल तो घूमते फिरते रहते हैं ये। और इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए ऐसे, तो ये जो चीज़ है, तो दो एमिनो एसिड मिल गए ना, ये भी तो एमिनो एसिड है, तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या बन जाएगा, NH2COH, तो COO, फिर OC, फिर COH और NH2 और H। तो अब ये जो चीज़ है, दो अमीनो एसिड अगर मिल गए तो उसको कहते हैं डाईपेप्टाइड। क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड। एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल हट गया, इसमें से पानी निकल गया। क्यों निकल गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमारी बॉडी में कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो वाटर को हटा देते हैं और दो मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं। हमने देखा था कि दो ग्लूकोज को जोड़ के डाई शुगर बनी थी, वाटर हट गया था। ऐसे यहाँ पर भी वाटर हट गया और देखो डाई अमीनो एसिड बन गया, इसका नाम पड़ा डाई पेप्टाइड। तो इसको कहेंगे डाई पेप्टाइड। ऐसे अगर बहुत सारे मिल जाएं, सो इफ 10 और 20 मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड। और जहाँ पर वाटर हटा है उस बॉन्ड को कहेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो दो ऐसे बन गए तो इसका क्या नाम पड़ा, डाईपेप्टाइड। इफ अगर जैसे बहुत सारे, इफ मैनी ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर, तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। इफ मैनी अमीनो एसिड कंबाइंड टुगेदर, then it is called polypeptide, called polypeptide। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूट्रिशन में डाईपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड वर्ड का यूज़ है। तो सिर्फ ये सोच लो कि जब हजारों मोतियों की संरचना, मोती किसको मैं कह रहा हूँ, इफ मैनी ऑफ द पल्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म प्रोटीन। इसको एक मोती मानो और इसको दूसरा मोती मानो, और ये दोनों मिल गए तो दो मोती जुड़ गई। तो इस तरीके से जब 100 मोती जुड़ेंगे तब प्रोटीन बनेगा। When hundreds of amino acids combine together then they form functional protein। बात तो हमने आप फंक्शनल नहीं लिखी, आप लिख दो, तभी वो काम के काबिल है, और वरना उसे कोई किसी काम के काबिल नहीं। हमारी बॉडी में ये सब काम अगर करवाना है तो कम से कम 100 अमीनो एसिड मिलने चाहिए। तो हमने आपको बता दिया, जब आपसे कोई पूछे अमीनो प्रोटीन किसका बना होता है तो कह देना अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड किसका बना होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। एक तरफ अमीनो होता है, एक तरफ एसिड होता है। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगी कि प्रोटीन किसका बना होता है तो अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड का फार्मूला हमने आपको बता दिया। तो ये बात हमने बताई कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की बहुत भूमिका है। सारे सेल ऑर्गेनल्स, इसी तरीके से सेलुलर मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी के एंजाइम्स और हार्मोन्स सभी प्रोटीन ही होते हैं। हमारी बॉडी का जो 50% कंस्टिट्यूएंट है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो दूसरी बात हमने आपको क्या बता दी, प्रोटीन की। तीसरी बात क्या है, फैट की। तो जो भी है दैट इज फैट। फैट को कहते हैं लिपिड। फैट को क्या कहेंगे, लिपिड। ये हमारी बॉडी में इंसुलेशन देता है, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन। तो जो आदमी जितना मोटा है उसको बाहर की सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्किन के नीचे एक ऑयल की सेलुलर लेयर है जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ऐसा 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिपोज टिश्यू जो होती है वो ऑयल से भरी होती है, तो वो बाहर के टेम्परेचर से बॉडी को इंसुलेट रखती है। सो फैट क्या है, इट इज़ ए रिजर्व फूड।
एक तो एक ये भी काम है इसका, इट इज़ ए काइंड ऑफ रिजर्व फूड, रिजर्व फूड, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू आवर बॉडी, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू आवर बॉडी, ये चीज़ है। एंड इट इज़ मेड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इट इज़ मेड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये खुद किसका बना होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, गाढ़ा गाढ़ा, जैसे सैनिटाइजर होता है उसी तरीके से उतना ही गाढ़ा होता है। और फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स जैसे बटर, तो बटर एक फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो हम ग्लिसरॉल लगाते हैं, तो इन दोनों के मिलने से फैट बनता है। तो फैट कैसे बनता है? इन दोनों के मिलने से। तो व्हेन फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल मिल जाएं तो उससे बनता है फैट। फैट का मतलब जो हमारी बॉडी में ऑयल है वो फैट बनता है। तो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल कंबाइनली नोन एज फैट। जैसे ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि CH2OH और CHOH और CH2OH, इस तरीके से ये ग्लिसरॉल है। और फैटी एसिड्स क्या चीज़ होती है? ये C17H35COOH, इसके 3 मॉलिक्यूल मिले हैं, C17H35COOH और C17H35, 3 मॉलिक्यूल इसका और ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में क्या होता है कि एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है सभी में से, और इसमें से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इसमें से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये फैटी एसिड्स है, मतलब ये एक तरीके से फैट्स हैं। जैसे हमने बताया ना अमूल बटर, और ये ग्लिसरॉल है जो छाले में लगाया जाता है मुंह में, तो ये है। इन दोनों को मिलाने से, वैसे तो कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल है। कभी हम लोग फेस क्रीम या पेस्ट बनाते हैं तो ग्लिसरॉल डालते हैं जिससे चेहरे पे चमक आती है। तो अब ये चीज़ बाकी इसमें जुड़ जाएगी। तो CH2OOC और C, इसके बाद H35C17, ये चीज़ पलट के इसमें जुड़ गई। फिर CHOOHOOC और H35OOCH35C17, और इसी तरीके से CH2OOCH35C17, इसको कहते हैं फैट। ये है ग्लिसरॉल और ये कहलाता है फैटी एसिड। खैर ये जो चीज़ है ये आपको कार्बन एंड कंपाउंड में फिर से पढ़ाई जाएगी। तो अभी जब कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम फिर से पढ़ लेंगे, वहाँ इसकी ज़रूरत है, अभी नहीं है। अभी तो आप सिर्फ ये याद रखो, क्योंकि जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि फैट जब टूटता है, जब घी या तेल की चीज़ खाते हो तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। सिर्फ इतना समझने की आपको ज़रूरत है। So fat is a reserve food and it is made of fatty acids and glycerol। अच्छा, चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अस इम्यून पावर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। दे प्रोवाइड अस इम्यून पावर, सो ये हमको प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। दे प्रोवाइड अस इम्यून पावर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज।
जैसे विटामिन ए बी सी, ऐसे हम लोग कई चीज़ें देखा करते हैं। विटामिन ए बी सी ऐसे होगा। और मिनरल्स तो बहुत हम लेते हैं, जैसे मिनरल वाटर, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, तो वो सब हमें मिनरल वाटर में मिल जाते हैं। तो हमारे ये चार जो है न्यूट्रिएंट्स हैं। सो इन सब न्यूट्रिएंट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात हमने देख ली कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। नाउ व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? Nutrition is a process of, न्यूट्रिशन यानी पोषण। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, vitamins and water. So nutrition is a process of intake of nutrients by an organism, by an organism, by an organism, and utilizing it for their life processes, and utilizing it for sustaining life, अपने जिंदा रहने के लिए, sustaining life, sustaining life भी लिख सकते हो, और नहीं तो for their life processes। तो न्यूट्रिएंट्स का लेना और उसका उपयोग करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है, उसका पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उसको डाइजेस्ट करके उसको अपने विकास और वृद्धि के लिए इस्तेमाल करना ही पोषण कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को हम याद रखें। तो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।